कोविड के बाद ज़िंदगी नॉर्मल वापस आ चुकी है। बच्चों ने कॉलेज आना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ाई वापस से फुल स्विंग में स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में जो बच्चे पिछले लेक्चर्स या पिछले सेमेस्टर्स या पिछली क्लासेस के अंदर जो है सफ़र करे हैं कोविड के कारण, या जिन्होंने प्रॉपरली क्लासेस जिनकी नहीं लग पाई हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बीएससी के अंदर स्कोर करना अब हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ले आए हैं एग्ज़ाम नोट्स। अब हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम नोट्स के वे में। जब हम एग्ज़ाम नोट्स को करेंगे तो हम हर लेक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा सा पढ़ें, पर्टिकुलर पढ़ें, मेन टॉपिक्स पढ़ें और सीधा एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। राइट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं बीएससी का सिलेबस फिज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर। फिज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर अब बारी आती है सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट का जो सिलेबस है या सॉलिड स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो जाके आता है 5th सेमेस्टर के अंदर। आपने बहुत सारी मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स सब कर चुके हैं, सबसे फेमिलियर हो चुके हैं। लास्ट में हमारे पास जो 5th सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं वो आता है सॉलिड स्टेट एंड क्वांटम मैकेनिक्स। राइट, तो सॉलिड स्टेट के अंदर हम आज के लेक्चर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं एग्ज़ाम नोट्स। इस वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सॉलिड स्टेट के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को करते करते एक ओवरव्यू जो है पूरे के पूरे सिलेबस का भी दिया जाएगा, ताकि हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोस ना बना के बहुत कम वीडियोस के अंदर जो है पूरा सिलेबस भी तैयार हो जाए, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और पेपर के अंदर आप स्कोर भी अच्छा कर पाएँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बीच में छोड़ के नहीं जाना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। अब स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम नोट्स का पहला क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ सॉलिड स्टेट का पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं। सॉलिड स्टेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है हम सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें हम मेजरली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स, सॉलिड विच आर अमोर्फस इन नेचर। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि सॉलिड को जब हम डिवाइड करते हैं तो सॉलिड में क्रिस्टल्स और एमोर्फस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, विच इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो पेपर के अंदर भी एज इट इज़ आता है। तो सॉलिड स्टेट के सिलेबस के अंदर हम सबसे पहले इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन वी मूव ऑन टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को वी कैन स्टडी ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज़, ड्यू टू देयर सिमेट्रीज। हम उन्हें डीप में स्टडी कर पाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर पाते हैं एंड प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो वही सारी प्रॉपर्टीज़, उनकी मेकिंग, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके डिफेक्ट्स, सारी चीज़ हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आपको यही टेबल जो है पेपर के अंदर बनाना है एज इट इज। सबसे पहले क्रिस्टलाइन जो होते हैं वी से इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सॉलिड मतलब कुछ भी, बट इट हैज़ टू बी सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन नेचर के जितने भी सॉलिड्स होंगे, चाहे वो आयंस हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट, रेगुलर एंड रिपीटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि ABCD टाइप के बहुत आगे तक जा रहे हैं। देर इज़ अ रिपीटेड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर AB या ABC, लॉन्ग भी हो सकते हैं ABCD। तो इस तरीके से आपका जो है डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेगुलर होगा एंड रिपीटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होगा। राइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। वेयर एज एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर अगेन कोई भी सॉलिड जो एमोर्फस नेचर का है वो उसके अंदर क्या होगा, दे आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर्स, दे कैन वेरी एट एनी पॉइंट, उनके अंदर कोई भी रेगुलरिटी नहीं होती है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर। लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है, एक तो अभी जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग भी हो सकता है रिपीटेशन कि ABCD के बाद ABCD हो, बट इस पॉइंट से वी मीन कि अगर मेरे पास रेगुलरिटी है तो दैट मीन्स एक लंबे डिस्टेंस तक जो है मेरा रिपीटेड ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न है वो चलेगा। जैसे AB। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव 2 लेयर्स A एंड B, सॉलिड खत्म हो गया। तो दिस इज नॉट अ रिपीटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, दिस हैज़ टू बी अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
वेयर एज इनके अंदर स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट रेंज रहता है, जैसे ए बी, उसके बाद सी डी आ गया, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएगा। ऑब्वियसली रेगुलर पैटर्न नहीं है, सो शॉर्ट रेंज रहता है। शॉर्ट रेंज कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ए बी दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, सो दैट सॉलिड कम्स अंडर एमोर्फस। नेक्स्ट इज दीज सॉलिड्स आर बाउंडेड बाय फ्लैट सर्फेसेस। वाई? सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्री वाले ही उसके अंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, तो वी से कि जब ये पैटर्न्स बनते हैं, एक पर्टिकुलर लेयर्स बनती जा रही हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फ्लैट सर्फेसेस मिलते हैं। वेयरएज जब हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं तो इनके अंदर वी से दीज आर नॉट बाउंडेड बाय फ्लैट सर्फेसेस, क्योंकि कोई भी पैटर्न अराइज हो सकता है। ए बी के बाद सी डी है, कोई शॉर्ट रेंज्ड है, ऑब्वियसली सब शॉर्ट रेंज है, लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं तो उनके अलग अलग जो है शेप्स आती हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे हमने उनमें बोला, सो एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फ्लैट सर्फेसेस नहीं होते हैं। समझने के लिए इफ़ यू आस्क मी एग्जाम्पल, तो क्रिस्टल में जो होते हैं हमारे पास, डायमंड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, NaCl है, कि NaCl जो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, दे हैव अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, प्लेनर सर्फेसेस रहेंगे, राइट। लेकिन अगर आप एमोर्फस की बात करें, सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्लास। ग्लास को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर इरेगुलर सर्फेसेस दिखाई देते हैं, एंड ऑल्सो जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, सिंस ग्लास इज अ यू कैन से सेमी लिक्विड, तो वो फ्लो करके नीचे आ जाता है, दे डू नॉट हैव दिस डेफिनेट स्ट्रक्चर, वो फ्लो आउट भी कर सकता है, राइट। ग्रेफीन इज ऑल्सो, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन अमोर्फस सॉलिड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज these are anisotropic. This is an important point. So we say anisotropic, having different physical properties in different directions. Like if in a crystal structure I have to move along x-axis, तो उस axis के along I'll observe different properties as compared to if I'm moving along the y direction. Whereas these are isotropic in nature, physical properties of these solids do not depend on the direction of measurement. Irregular structure है, जिस चीज़ के बने होंगे उसका वैसा ही प्रॉपर्टी आएगा, एवरेज आउट होके जो है मेरे पास हर डायरेक्शन के अंदर एक ही प्रॉपर्टी आएगी। सो वी से दीज आर एनिसोट्रोपिक, वेयरएज एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। Then the last part is these solids have sharp melting points. This thing you can yourself imagine now. क्रिस्टल सॉलिड्स के अंदर हमने बोला सिमिलर पैटर्न्स हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं, रिपीटेड हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर हैं। तो इन चीज़ को मेंटेन करने के लिए वी से कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके हर बॉन्ड की स्ट्रेंथ इज सेम, ईच बॉन्ड हैज सिमिलर स्ट्रेंथ। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सपोज मेरे पास 10 बॉन्ड्स हैं, तो अगर मेरा एक बॉन्ड 10 डिग्रीज के ऊपर मेल्ट होगा तो मेरे बाकी सारे बॉन्ड्स भी उसी टाइम पे मेल्ट हो जाएंगे। सो वी से दीज सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। वेयर एज व्हेन वी कम ऑन टू द एमोर्फस सॉलिड्स, तो वी से एज ऑल बॉन्ड्स इन दीज सॉलिड्स आर नॉट इक्वल स्ट्रेंथ में, सो वी से कोई बॉन्ड जो है 10 डिग्रीज के ऊपर मेल्ट करेगा, कोई 15 के ऊपर करेगा, तो इट्स लाइक कुछ पार्ट कहीं पे मेल्ट कर रहा है, कुछ पार्ट कहीं पे मेल्ट कर रहा है। सो वी से दीज डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। सो विद दीज 5 पॉइंट्स वी टोटली डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट यूनिट के अंदर इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे हमारा आइडिया भी क्लियर हो गया कि हमारा जब सॉलिड स्टेट को भी स्टार्ट स्टडिंग, उसके अंदर 2 तरह के सॉलिड्स आते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। अब एमोर्फस के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्टडी कर नहीं सकते, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी रैंडम हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ भी उनके एवरेज आउट होती हैं, किसी काम का नहीं है, फ्लैट सर्फेसेस नहीं होते हैं, सॉलिड प्रॉपरली नहीं होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, शॉर्ट रेंज्ड होते हैं तो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो दीज आर नॉट वेरी हाई यूसेज, सो वी कंसिडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड उन्हीं को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, डिफरेंशिएट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑल्सो इट इज
कि आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पहले तो बताइए, क्रिस्टल क्या होता है, कैसे बनता है, किस चीज़ को कहाँ प्लेस करते हैं। सो उसी पार्ट को कवर करने के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है क्रिस्टल लैटिस, विच इज being asked कि what is crystal lattice. So crystal lattice is defined as a regular periodic array of points in 3 dimension in which every point has identical surrounding. It is purely a geometrical concept. भूल जाओ डेफिनेशन को एक बार के लिए। बहुत इजी एग्जांपल देते हैं। क्रिस्टल लैटिस इज बेसिकली एम्प्टी क्लासरूम। मेरे पास एक क्लासरूम है, उसके अंदर मैंने इक्वली स्पेस्ड इंडिविजुअल चेयर्स रखी हैं ताकि हर चेयर के आसपास का माहौल क्या हो, सिमिलर हो, एक ही सराउंडिंग के अंदर हो, एक ही डिस्टेंस के ऊपर हो। तो मैंने क्या किया, एक लैटिस बना दी कि अगर मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे या एटम्स आएंगे तो मैं उन्हें उन पोजीशंस के ऊपर बिठा दूंगी। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस regular periodic arrangement of points, empty benches is in which every point has identical surrounding. classroom के अंदर सबका सेम सराउंडिंग रहेगा। so and it is a geometrical, obviously shape के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कौन से क्लासरूम में बिठा रही हूँ। so this is my crystal lattice। जहाँ पे मुझे क्लासरूम से मैंने एनालॉजी ली, सिमिलरली सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, एक पहले लैटिस बनती है कि हाँ भाई यहाँ पे एटम्स आके प्लेस हो सकते हैं। उसके बाद हम एटम्स को उठाते हैं, उनके ऊपर प्लेस करते हैं। अब ये कौन से एटम्स को उठाना है ये बताता है बेसिस। बेसिस इज बेसिकली आप कौन से एटम्स को जो है लैटिस पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करने वाले हैं, राइट। सो वी से जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनेगा, क्रिस्टल लैटिस के ऊपर अगर मैं बेसिस पॉइंट्स को जो है प्लेस कर दूंगी, एवरी क्रिस्टल पॉइंट इज बीइंग कवर्ड बाय अ बेसिस, देन इट विल क्रिएट अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। क्रिस्टल लैटिस को एक चीज और देखते हैं। ये मेरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसके अंदर वेरियस पॉइंट्स इन क्रिस्टल लैटिस आर कनेक्टेड बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। अब मेरा जो क्रिस्टल है उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो भी हमने इस वाले पार्ट के अंदर कवर किया है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मेरे क्रिस्टल को मुझे मूव करना है 3 डायमेंशन में, तो मेरे को मूव करने के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर चाहिएगा। वाई? क्योंकि जो भी मेरा क्रिस्टल है वो किसी भी शेप में है, किसी भी अलाइनमेंट में है, किसी भी एंगल के ऊपर है, वो एज इट इज मूव करेगा। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक एक पॉइंट को दोबारा प्लेसिंग करेंगे उसी पॉइंट के ऊपर, इट मूव्स एज अ होल। तो इस हर वेक्टर पॉइंट, हर लैटिस पॉइंट विल बिहेव एज अ वेक्टर। तो उस पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ वेक्टर्स को मूव करने के लिए आई रिक्वायर अ ट्रांसलेशन वेक्टर टी, राइट। ए बी सी हमने यहाँ पे एक्सेस लिए हैं, तो मेरा आर डैश वेक्टर ऑफ द लैटिस विल बी आर वेक्टर जो ओरिजिनल था प्लस जितना मैंने उसका ट्रांसलेशन किया। सो दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस कि मैंने पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट्स बना दिए हैं एंड उसके ऊपर आई एम गोइंग टू प्लेस द बेसिस, राइट। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पहले बेसिस कि हमें कौन से एटम्स प्लेस करने हैं। सो दिस इज माय क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। रैंडम सिंबल है, ऑक्सीजन नहीं है। सपोज ये मेरे जो भी मुझे बेसिस में जो एटम्स है जिनकी प्लेसिंग करनी है इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर, ये उसका एक जनरलाइज सिंबल है। तो मैंने क्या किया, इफ़ यू नोटिस हर लैटिस पॉइंट के ऊपर जो है एक बेसिस को मैंने प्लेस किया है एंड जैसे ही इस लैटिस एम्प्टी 3 डायमेंशनल लैटिस के ऊपर बेसिस प्लेस हुआ, दिस क्रिएट्स अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो भी मेरा बेसिस है NaCl होगा तो ये NaCl का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? सो दिस सेज इफ अ बेसिस इज अटैच्ड सिमेट्रिकली to all lattice points, then a crystal structure is generated. Lattice plus basis creates crystal structure. With this we complete 2 questions. Also एक overview कि कैसे crystals and amorphous को हमें separate out करके crystals के ऊपर focus करते हुए उसके formation को हमें study करना है. Right? Am I clear? Any doubt आप comment section में obviously छोड़ सकते हैं. So with this we complete
2 क्वेश्चंस, इसके आगे के क्वेश्चंस इस बार जो एग्जाम नोट्स होंगे विल ट्राई टू मूव यूनिट वाइज। तो इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे हमारा कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट कैसे चलेगा। आगे के डाउट्स आपके तभी क्लियर करे जाएंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन वीडियोस को देखिए, समझिए और एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।